नमस्कार दोस्तों, तो इससे पहले हम अभिलेखों पर चर्चा कर रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों के तहत मैंने आपको अभिलेख बताए हैं, थोड़े से अभिलेख बताए मैंने, बाकी सारे अभिलेख इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी अभिलेख हैं। उसके बाद हमारा जो इतिहास का स्रोत चल रहा है, इतिहास की जानकारी का स्रोत चल रहा है, हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि अध्याय 1 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा अध्याय 2 चलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, पुनर्पाषाण काल। ठीक है, हम पाषाण काल पढ़ेंगे उसमें। फिर अध्याय 3 होगा आपका हड़प्पा सभ्यता, काफ़ी वीडियो बनेंगी उसमें, वैदिक संस्कृति होगा हड़प्पा। फिर उसके बाद अध्याय 4 में, तो ऐसे हम प्राचीन काल भारत को तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो भाई मैंने आपको कल अभिलेख बताए थे, जिनमें हुजा चट्टान अभिलेख बताया मैंने, रेव तक अभिलेख बताया था, बहुत सारे अभिलेख बताए थे, लगभग 4-5 अभिलेख बताए थे मैंने आपको। आरा अभिलेख बताया था, मथुरा अभिलेख बताया था, तो कुछ अभिलेख रह गए थे, या बाकी जो शेष अभिलेख हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो भाई आगे जो अभिलेख है उसका नाम है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख आगे जो अभिलेख है उसका नाम है नाना घाट अभिलेख। ठीक है, अब वही किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, कौन इसके निर्माता हैं, क्या इसमें विशेषकर बात है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो हमारा उत्तर यही है कि यह किससे संबंधित है। यह सातवाहन वंश का है। किस वंश का है? नाना घाट अभिलेख यह सातवाहन वंश का अभिलेख है। ठीक है, यह सातवाहन वंश से संबंधित है जो नाना घाट अभिलेख है। ठीक है, इसके निर्माता कौन है? इसकी निर्माता एक महिला रही है, एक महिला शासिका रही है। इसकी निर्माता कौन रही है? एक महिला शासिका थी इसकी निर्माता। निर्माता जो थी इसकी एक महिला शासिका थी, जिनका नाम था नागनिका। नागनिका इसकी निर्माता थी। ठीक है, नागनिका इसकी निर्माता थी, जो नाना घाट अभिलेख है इसकी। ठीक है, जो नागनिका थी ये सात वंश के एक शासक थे, जिनका नाम था सतकर्णी प्रथम। सात वंश के एक शासक थे जिनका नाम था सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम की ये कौन थी? सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। सात वंश के शासक थे सतकर्णी प्रथम। इन सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी कौन? नागनिका। नागनिका ने ही यह अभिलेख जो है निर्मित किया है। सातवां वंश का अभिलेख है, जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख में क्या है? यह अभिलेख चित्रफलक अभिलेख है। चित्रफलक अभिलेख है ये, आप नोट कर लेंगे। यह अभिलेख कैसा है? यह अभिलेख चित्रफलक अभिलेख है। अब से पहले आपने ऐसा नाम नहीं सुना होगा, चित्रफलक अभिलेख। चित्रफलक अभिलेख कैसे होते हैं? यानी कि इस अभिलेख में पहले तो लेख अंकित करे गए हैं, उसके बाद सातवाहन वंश के 8 राजाओं के चित्र अंकित करे गए हैं। इसको कहते हैं चित्रफलक अभिलेख। ठीक है, पहले लेख अंकित करे, फिर उसके ऊपर 8 राजाओं के चित्र अंकित करे इसमें, तो चित्रफलक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख। फिर आपसे पूछ सकता है किस वंश से संबंधित है, कौन इसके रचयिता है? नागनिका इसकी रचयिता है। एक इसकी विशेषता क्या है? इसमें पहली बार भूमि दान देने की प्रथा का विवरण किया गया है। भूमि दान देने की प्रथा या प्रथा के प्रमाण इसमें हमें मिलते हैं। भूमि दान देने की प्रथा के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं? तो आप बताओगे नाना घाट अभिलेख में भूमि दान देने की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक कह सकते हैं मुद्रा जो प्रचलित थी, लगभग 68,000 मुद्राओं की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक मुद्रा थी जिसका नाम था करपासन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मुद्रा प्रचलित होती थी जिसका नाम था करसापण। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक मुद्रा प्रचलित होती थी, मौर्य वंश के शासक थे, उस मुद्रा का नाम था करपासन मुद्रा।
क्या नाम था? करपासन मुद्रा। तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की 68,000 करपासन मुद्राओं को दान देने की बात कही गई है। मतलब कैसे? सातवाहन वंश के शासकों ने यज्ञ के लिए, सातवाहन वंश के शासकों ने यज्ञ के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रचलित 68,000 करपासन मुद्राओं को यज्ञ में दान दे दिया था। सातवाहन वंश के शासकों ने यज्ञ के लिए 68,000 करपासन मुद्राओं को दान दे दिया था, ये इसमें जो है कहा गया है अभिलेख में। और भूमि दान देने की प्रथा का पहली बार इसी अभिलेख में जो है उल्लेख किया गया। इससे पहले भूदान की प्रथा किसी भी अभिलेख में नहीं देखी गई है, पहली बार भूमि दान की प्रथा इसमें देखी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू करी थी? भूमि दान देने की प्रथा जो शुरू करी थी वो किसने करी थी? वो सातवाहन वंश के शासकों ने करी थी, और ये सातवाहन वंश के शासकों से ही जुड़ा हुआ अभिलेख है। ठीक है, और क्या है इस अभिलेख में? इस अभिलेख में सतकर्णी प्रथम, ये लिखा हुआ है सतकर्णी प्रथम। इस अभिलेख में सतकर्णी प्रथम ने 8 यज्ञ किए, इस बात का भी उल्लेख है। सतकर्णी प्रथम ने कुल 8 यज्ञ किए थे, यज्ञ 8 यज्ञ किए थे, इस बात का भी उल्लेख किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। तो नानाघाट अभिलेख में कौन कौन सी बातें पढ़ी अपने? सातवाहन वंश से संबंधित है। भूमिदान देने की प्रथा का पहला उल्लेख इसमें मिलता है। महिला शासिका थी जिसका नाम था नागनिका, वास्तव में भारत की पहली महिला शासिका थी नागनिका। इसी ने ही, आप मानते रजिया सुल्तान को, लेकिन वास्तव में भारत की पहली महिला शासिका थी ये नागनिका, जिसने राजनीतिक संचालन अपने हाथ में लिया था, जिसने कह सकते हैं जिसने शासन किया था। ठीक है, तो इसने ये अभिलेख जो है लिखा था, चित्रफलक अभिलेख है। पहले लेख लिखे, वे चित्र बनाए, 8 राजाओं के इसमें चित्र दर्शाए गए हैं। सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। सतकर्णी प्रथम ने 8 यज्ञ किए थे, इस बात का उल्लेख है, और इसमें कुल 8 राजाओं के चित्र अंकित हैं नानाघाट में। इसके अलावा 68,000 मुद्राएं, करपासन मुद्राएं दान में दे दी थी, किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने। इस बात का भी इसमें क्या मिलता है? इस बात का भी इसमें उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया गया है। इसके बाद आगे अभिलेख पे चलते हैं। आगे वाले अभिलेख पे चलते हैं, तो हम लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या दिया गया है इसके बारे में बता देते हैं। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, सबसे पहली बात, इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। रुद्रदामन, इसे रुद्रदामन का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी लिखा मिल सकता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। इसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो बातें हैं वो किससे हैं? वो रुद्रदामन से जुड़ी हैं। रुद्रदामन कौन था? शक वंश का शासक था। शक वंश का शासक था रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, ये रुद्रदामन फर्स्ट था। शक वंश का शासक रुद्रदामन प्रथम था, उसके संबंधित बातें इसमें जो है ज्यादातर लिखी हुई हैं जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, सबसे पहली बात, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में है ये। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा की पहली परस्ती है, ये भी बात याद रखनी है। संस्कृत भाषा की पहली परस्ती है, कौन सी है? संस्कृत भाषा की पहली परास्ती कौन सी है? परास्ती मैंने बताया ना, ऐसे विलेख जिनमें, परास्ती किसे कहते हैं? ऐसे विलेख जिनमें किसी राजा की विजयों का या उपलब्धियों का वर्णन किया जाए, या राजा की विजय उपलब्धियों के बारे में लेख लिखा जाए, उनको हम बोलते हैं परस्ती। तो जूनागढ़ अभिलेख पहली परस्ती है जो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसकी भाषा संस्कृत होगी। इसकी लिपि की बात कर लेते हैं। इसकी लिपि कौन सी थी? तो इसकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि में था, संस्कृत भाषा में था जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा और क्या विशेषता है इसकी शैली भी देख लेते हैं। इसकी शैली क्या थी? इसकी शैली थी चंपू शैली।
चंपू शैली कैसी होती है? जो चंपू शैली होती है ना, उसमें गद्य और पद्य दोनों में मिलती है वो। वैसे ये विशेषता याद रखो, चंपू शैली की विशेषता यह है कि वह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखी जाती है, दोनों में दिखाई देती है। गद्य एवं पद्य में जो शैली दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? उसे चंपू शैली बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा का पहली परस्ती है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, इसकी लिपि ब्राह्मी है और शैली जो है इसे चंपू है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है उसे चंपू शैली कहते हैं। इसे रुद्रदामन प्रथम का भी अभिलेख बोला जाता है, रुद्रदामन का भी जूनागढ़ अभिलेख बोला जाता है, क्योंकि जो रुद्रदामन था उसकी ज्यादातर बातें इस अभिलेख में लिखी गई है। कह सकते हैं कि ये जो अभिलेख है वो ज्यादातर रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है। रुद्रदामन शक वंश का शासक था, ठीक है। अब इसके अंदर पहुंचते हैं, इस अभिलेख में अंदर क्या है जूनागढ़ अभिलेख में। तो भाई जूनागढ़ अभिलेख में तीन वंशों के 4 राजाओं का उल्लेख है। इसमें 3 वंशों के कितने राजाओं का? 3 वंशों के इसमें 4 राजाओं का उल्लेख है। 3 वंशों के 4 राजा कौन कौन थे जिनका इसमें उल्लेख किया गया है? 3 वंशों के 4 राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। नंबर 1 सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था। नंबर 2 अशोक। अशोक भी सभी जानते हैं, अशोक किस वंश का था? अशोक भी चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, अशोक भी मौर्य वंश का था, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन फर्स्ट। ये किसका था? ये शक वंश का था, ठीक है, ये शक वंश का था रुद्रदामन प्रथम। और इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये किस वंश का था? ये था गुप्त वंश का, गुप्त वंश का, ठीक है। तो इन 4 शासकों के बारे में इस जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किया गया है। सवाल है जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है? 4 शासकों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, अशोक भी मौर्य वंश के थे। मैंने कहा ना 3 वंशों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य किसके थे? मौर्य वंश के थे। अशोक ये भी मौर्य वंश के थे और रुद्रदामन ये शक वंश के थे और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का था। तो इनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया, इनके बारे में भी उल्लेख किया गया। और इनके जो है इनके गवर्नर थे। आपको मैं बता दूं जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये कहाँ से मिला है हमें? तो जूनागढ़ अभिलेख हमें मिला है गुजरात से, ठीक है, ये बात याद रखनी है। कहाँ से मिला है? गुजरात से पाया है। जूनागढ़ अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है। तो इस अभिलेख में इन 4 शासकों के जो गुजरात में उस समय गवर्नर थे उनका भी उल्लेख मिलता है। इन 4 शासकों के गुजरात में जो उस समय गवर्नर थे उनका भी इसमें उल्लेख मिलता है। हम गवर्नरों के भी नाम बता देते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय गवर्नर था जिसका उल्लेख इसमें दिया गया है, वो था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुजरात के गवर्नर थे उस समय, क्योंकि गुजरात से मिला है ना ये, तो गुजरात में उस समय जो गुजरात के गवर्नर थे इन शासकों के, उनके बारे में भी इसमें दिया गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का था पुष्यगुप्त। और अशोक की बात करें तो शास्त्र और उसका सुविशास, ठीक है। अशोक का था तुषास, अशोक का था तुषास, ठीक है। अशोक का था तुषास और सुविशास था रुद्रदामन प्रथम का। सुविशास हो गया रुद्रदामन प्रथम का। इसके थे चक्रपालित, स्कंदगुप्त के चक्रपालित, ठीक है। तो भाई ये क्या है? मैंने कहा जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिला है हमें? गुजरात से मिला है। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में इन 4 शासकों के बारे में तथा गुजरात में जहां से अभिलेख मिला है, इनके समय में जब ये शासन कर रहे थे तो इनके गवर्नर कौन कौन थे गुजरात में, उस समय गुजरात में राज्यपाल कौन थे, उनका उल्लेख किया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुजरात का राज्यपाल पुष्यगुप्त था, अशोक के समय गुजरात का राज्यपाल तुषास्प था, ठीक है। रुद्रदामन फर्स्ट के समय गुजरात का राज्यपाल सुविशास था और स्कंदगुप्त के समय गुजरात का राज्यपाल चक्रपालित था। इनका उल्लेख भी इस अभिलेख में जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब और क्या बातें हैं इस अभिलेख में, ठीक है। जैसे इस अभिलेख में एक बात ये कही गई है कि गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर, गुजरात में गिरनार पहाड़ी है, गिर पहाड़ी बोलते हैं, वर्तमान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार पहाड़ी पर एक झील का निर्माण कराया था जिसका नाम था सुदर्शन झील,
कौन सी झील बनवाई थी? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तव में भी लेकिन मैं सब यही तो लिखा है कि हाँ सुदर्शन झील का निर्माण करा था, इसकी ज़्यादा विवरण से चर्चा नहीं की गई है। तो गुजराती गिरनार पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जम्मू के राज्यपाल पुष्यगुप्त थे। ठीक है, कुछ का मानना है कि पुष्यगुप्त ने करवाया था। बात ये कि ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन शासन करता था। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस सुदर्शन झील से इसके बाद अशोक शासक बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, इनके यहाँ पर राज्यपाल रहते हैं दुशासन। अशोक ने इस सुदर्शन झील से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ, नहरों का निर्माण कराया था अशोक ने, क्योंकि नहरों की बात इस अभिलेख में नहीं आई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अशोक ने सिंचाई से इससे जो है नहरों का निर्माण करवा दिया झील से। इसके बाद अशोक के बाद रुद्रदामन प्रथम जो कि शक वंश का शासक था, इसका गुजरात पर अधिकार हो जाता है। तो शक वंश के शासक रुद्रदामन प्रथम के समय गुजरात का राज्यपाल सुविशास था। तो सुविशास के समय या रुद्रदामन प्रथम के समय जो सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका बांध टूट जाता है। एक तूफान आता है और तूफान में इस सुदर्शन झील का बांध जो है टूट जाता है। जब इस सुदर्शन झील का बांध टूट गया तो किसके शासनकाल की बात कर रहा हूँ मैं? रुद्रदामन प्रथम जो कि शक वंश का शासक था, जो शक वंश का वास्तव में सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो जो सुदर्शन झील का जो बांध है जब ये टूट गया तो रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार लिए, बेगार शब्द का प्रयोग हुआ है इस अभिलेख में। मैंने कहा ना रुद्रदामन प्रथम के लिए रुद्रदामन से जुड़ा हुआ अभिलेख है, तो ये बात इसमें कही गई है कि बिना बेगार लिए इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था इस झील के बांध का पुनर्निर्माण। ठीक है, बिना बेगार लिए। बेगार लिए शब्द पहली बार कह सकते हैं, बेगार शब्द पहली बार किस अभिलेख में आया है? जूनागढ़ अभिलेख में। बेगार शब्द किस अभिलेख में आया? तो आप बता देंगे जूनागढ़ अभिलेख में आया। बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ है कि जो रुद्रदामन प्रथम था उसने भाई जो राजा है, राजा की जो जनता थी, जो राजा के मजदूर थे, जो राजा की प्रजा थी, वो राजा के अधीन फ्री में कार्य करते थे। बहुत कम शासक थे जो उन्हें वेतन देते थे, आरंभिक काल के जो शासक थे। लेकिन रुद्रदामन प्रथम ने भाई यहाँ की प्रजा जो इसके मजदूर थे वो इस झील के बांध को फ्री में तो बनाते, क्योंकि ये सरकार राजा के अधीन थे। प्रजा किसकी थी? राजा की थी। तो राजा उनको रुपया नहीं देते थे, धन नहीं देते थे, लेकिन रुद्रदामन प्रथम ने राजकोष से धन देकर, भाई धन ना देना क्या हुआ? बेगारी तो हुआ। तो राजकोष से धन देकर रुद्रदामन प्रथम ने इस झील का जो बांध टूट गया था उसका पुनर्निर्माण कराया था। इसे ही कहते हैं बेगार। उसने किसी से बेगार नहीं लिया, बल्कि अपने राजकोष से धन दिया, श्रम के बदले उन्हें जो है धन मिला, और तब उन्होंने इस बांध का पुनर्निर्माण करा। तो पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के जो बांध था उसका, ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? यहाँ पे 3 तरीके से उत्तर बनते हैं। सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुनर्निर्माण किसने कराया था? आप बताओगे, रुद्रदामन प्रथम ने। अब एक चौथा सवाल और आता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जब गुप्त वंश का शासक आता है, गुप्त वंश का शासन आता है, तो गुप्त वंश के शासक थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय इस सुदर्शन झील का बांध फिर से टूट गया एक बार। अभी तो रुद्रदामन प्रथम के समय टूटा, स्कंदगुप्त के समय इसका बांध फिर से टूट गया। तो स्कंदगुप्त के जो उस समय राज्यपाल थे चक्रपालित थे ना, गुजरात के राज्यपाल। इन चक्रपालित ने अपने राजकोष से या अपने पास से धन व्यय करके इस सुदर्शन झील का निर्माण अपने पास से कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण अपने पास से कराया था। लेकिन पूछा यह जाता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, यदि यहाँ पे लग जाए कि पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। ठीक है, यह स्कंदगुप्त का जो राज्यपाल था चक्रपालित। आपसे पूछ रहा है कि सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो आप बताएंगे रुद्रदामन प्रथम। फिर पूछ रहा है पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो आप बताएंगे चक्रपालित या फिर चक्रपालित, या फिर मिलेगा आपको स्कंदगुप्त। पुनः लग जाए तो आपका उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि दोबारा जब टूटा था वो किसने बनवाया था? वो स्कंदगुप्त ने बनवाया था, जिसका राज्यपाल था चक्रपालित। इसने इसका निर्माण करवाया था। अब इस जूनागढ़ अभिलेख में और क्या बातें हैं? इस जूनागढ़ अभिलेख में ज्यादातर जो बातें हैं वो रुद्रदामन से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें रुद्रदामन के शासन के 6 करों का भी उल्लेख किया गया है। 6 करों का टैक्स, 6 करों का उल्लेख किया गया है।
रुद्रदामन के शासनकाल में या रुद्रदामन के राज्य के 6 करों का इसमें उल्लेख आता है। सवाल ये बनता है किस अभिलेख में कर प्रणाली पहली बार देखी गई है, किस अभिलेख में कर प्रणाली पर पहली बार चर्चा की गई है या कर प्रणाली का पहली बार उल्लेख मिलता है, तो आप कहोगे जूनागढ़ अभिलेख में। इस अभिलेख में स्वयंवर प्रथा, स्वयंवर जानते हैं ना, स्वयंवर जिसमें कन्या अपना वर स्वयं चुनती है, स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह, इसको तो सभी जानते होंगे प्रेम विवाह को। इसमें स्वयंवर और प्रेम विवाह इन सब की इसमें जो है चर्चा की गई है, पहली बार देखने को मिली है ये सब बातें। स्वयंवर का पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख में। ये जूनागढ़ प्रस्ती भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताऊंगा। प्रेम विवाह का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। कर प्रणाली का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, इसके अलावा इसमें रुद्रदामन की उपलब्धियां और विजयों का भी उल्लेख किया गया है। क्या क्या क्या? रुद्रदामन की उपलब्धियां और विजयों का भी उल्लेख किया गया है। जब रुद्रदामन की उपलब्धि और विजय का उल्लेख किया गया है तो इसीलिए इसको हम परास्ती भी बोलते हैं, जूनागढ़ परास्ती। जैसे प्रयाग परास्ती बोलते हैं ना, ऐसे जूनागढ़ परास्ती बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं, राजाज्ञा अभिलेख, परास्ती अभिलेख, दानपात्र अभिलेख और मूर्तिपट्ट अभिलेख। यदि राजा कोई आदेश देता है तो होगा राजाज्ञा अभिलेख। यदि किसी शासक की उपलब्धियां या उसकी विजयों का वर्णन किसी अभिलेख में किया गया है तो उसे हम परास्ती बोलेंगे। इसमें क्या हुआ, पहले ये अभिलेख था लेकिन रुद्रदामन की इसमें जो है कुछ विजय और उसकी उपलब्धि इसमें शामिल कर दी गई, जिसके बाद ये क्या बन गया, ये इसके बाद बन गया परास्ती। तो वर्तमान में इसे हम परास्ती भी बोलते हैं। एक और बात, इसमें स्कंदगुप्त के समय, गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त के समय एक जाति ने आक्रमण करा था जिसका नाम था हुण, कह सकते हैं हुणों के आक्रमण का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, लेकिन हुणे का आक्रमण का आगे भी आपको उल्लेख मिलेगा जिसका नाम था एरण अभिलेख, उसमें भी आपको दिखाई देगा, अभी बताएंगे। तो भाई यहाँ से आपका जूनागढ़ अभिलेख ये क्लियर है। जूनागढ़ अभिलेख में इससे अलग कुछ भी नहीं बचा है, जो भी था जूनागढ़ अभिलेख में वो सब कुछ अब मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बाद हमारा आता है प्रयाग परस्ती। प्रयाग परस्ती सभी जानते होंगे, फेमस है। ठीक है, प्रयाग परस्ती में किसका विवरण है? प्रयाग परस्ती में किसका विवरण है? समुद्रगुप्त की विजयों का। प्रयाग परस्ती में किसका विवरण है? समुद्रगुप्त की, गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, इनकी विजयों का। समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें क्या लिखा है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है प्रयाग परस्ती में। ठीक है, प्रयाग परस्ती में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। प्रयाग परस्ती की भाषा कैसी है? प्रयाग परस्ती की भाषा कैसी है? संस्कृत है। गुप्त वंश के जितने भी है ना, सबकी भाषा संस्कृत होगी, लिपि सबकी ब्राह्मी लिपि होगी। ठीक है, इसकी लिपि कैसी है? इसकी लिपि कैसी है? इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। लिपि कैसी है? ब्राह्मी है। ठीक है, शैली कैसी है? जो आपने पीछे पढ़ी, शैली कैसी है? शैली है इसकी चंपू। ठीक है, चंपू शैली जो गद्य और पद में पाई जाती हो, ऐसी शैली को हम चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, इसके निर्माता कौन है? किसने अंकित कराया है? रचनाकार कौन है? इसके निर्माता कौन है? रचनाकार लिखना सही नहीं है, कोई रचना नहीं हो रही है यहाँ पे, निर्माता लिखेंगे। ठीक है, इसके निर्माता कौन है जिसने बनाया है? वो है हरिसेन। ठीक है, इसके निर्माता है हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये। उन्होंने, हरिसेन ने इसका निर्माण किया था, जो प्रयाग परस्ती है। ठीक है, जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त के दरबार में एक से अधिक पदों पर रहता था। कह सकते हैं आज वर्तमान में कोई व्यक्ति एक समय में एक ही पद पर कार्य कर सकता है, लेकिन उस समय दोहरे पद की परिकल्पना थी।
जो हरिसेन था वो एक से अधिक पदों पर कार्य करता था और हरिसेन का जो पद था वो वंशानुगत होता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश में जो पदों की परिकल्पना थी, एक तो दोहरे पदों का लाभ था, मतलब कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर कार्य कर सकता है। दूसरा, जो पदों की प्रणाली थी वो वंशानुगत थी। मान लो मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ, मेरे बाद इसको मेरा पुत्र कार्य करेगा, उसके बाद उसका पुत्र कार्य करेगा, इसे कहते हैं वंशानुगत। तो वंशानुगत प्रणाली भी उस समय जो है लागू थी, गुप्त वंश के समय। ठीक है, अब मैंने बता दिया हरिसेन इसका निर्माता था। वास्तव में जो प्रयाग परस्ती है, पहले क्या था, पहले ये अभिलेख था। ठीक है, पहले अभिलेख था और इसे क्या बोलते थे, इसे कौशाम्बी अभिलेख बोलते थे, कौशाम्बी। ठीक है, ये कौशाम्बी में स्थापित था, वास्तव में इसे बोला जाता था कौशाम्बी अभिलेख। इसे कौशाम्बी अभिलेख बोला जाता था। पहले ये कोई प्रयाग परस्ती नहीं थी, वर्तमान में इलाहाबाद के किले में ये स्थित है, लेकिन उस समय ये इलाहाबाद के किले में नहीं था, ये कौशाम्बी में था और इसे क्या बोला जाता था, इसे कौशाम्बी बोला जाता था। इस कौशाम्बी अभिलेख को किसने स्थापित कराया था, अशोक ने। मौर्य वंश के शासक अशोक ने इस कौशाम्बी अभिलेख को स्थापित कराया था। ठीक है, अशोक ने इसे स्थापित कराया था। इस कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था कौरविका। अशोक की प्रेमिका थी कौरविका। इस कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की प्रेमिका कौरविका और अशोक और इन दोनों से उत्पन्न पुत्र तीवर, इनका इस अभिलेख में क्या हुआ था, इस अभिलेख में इनका, कौशाम्बी अभिलेख में इनका वर्णन किया गया था। किसका, कौरविका का, अशोक का और तीवर का। यानी कि कौरविका जो थी अशोक की प्रेमिका थी और इस प्रेमिका के कारण ही अशोक ने ये अभिलेख अंकित कराया था, या कह सकते हैं अशोक की और कौरविका की इसमें कौशाम्बी अभिलेख में प्रेम कहानी थी। ठीक है, और इनसे दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था तीवर, उसका भी इस कौशाम्बी अभिलेख में उल्लेख किया गया था। ठीक है, जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख था, पहले एक अभिलेख था जो कि कौशाम्बी में स्थापित कराया था अशोक ने। इस अभिलेख के तहत अशोक ने और भी बातें शामिल करी थी। अशोक ने कौशाम्बी के जो अधिकारी थे उनको आदेश भी दिया था, मैंने इसका उदाहरण दिया था कि राजज्ञ अभिलेख हो सकता है कौशाम्बी अभिलेख। लेकिन मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश खत्म होता है, मौर्यंतर काल आता है, फिर गुप्त काल आता है। तो मौर्य वंश के बाद जब कौन सा काल आता है, फिर आता है गुप्त काल। ठीक है, मौर्य वंश के बाद जब गुप्त काल आया तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। गुप्त काल में गुप्त वंश के शासक कौन थे, गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त। मैं बता रहा हूँ कि समुद्रगुप्त के समय की बात है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, जिनका नाम मैंने अभी ऊपर लिखा है हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इसी पत्थर पर, जिस पर कौशाम्बी अभिलेख अंकित था कौशाम्बी में, उसी पत्थर पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का इस पर उल्लेख कर दिया। समुद्रगुप्त की विजय अंकित कर दी उसी पत्थर पर जिस पर अशोक ने अपना कौशाम्बी अभिलेख अंकित कराया था, जिसमें अशोक की प्रेमिका कौरविका और अशोक का उल्लेख था और उसके पुत्र का उल्लेख था। उसी पत्थर पर किसने, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय और समुद्रगुप्त की जो राजनीतिक संरचना थी, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी, समुद्रगुप्त की जो महानता थी, वो उसी पत्थर पर उसने अंकित कर दी। किसने, हरिसेन ने। मैंने बताया जब किसी राज्य और उसके राजा की उपलब्धियां या राजा की विजय किसी अभिलेख में अंकित कर दी जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे प्रयाग बोला जाता है। प्रयाग नहीं, उसे बोला जाता है परास्ती। यदि परास्ती अभिलेख, यदि किसी राजा की विजय किसी अभिलेख में है तो उसे बोलेंगे परास्ती अभिलेख। पहले क्या था, कौशाम्बी अभिलेख था, फिर इसका नाम परास्ती कैसे पड़ा, क्योंकि समुद्रगुप्त की इसमें विजय शामिल कर दी। किसने, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय इसमें जो है शामिल कर दी। समुद्रगुप्त ने जो उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं जीते थे उन सब के बारे में इसमें जो है हरिसेन ने अंकित कर दिया। इसमें कुल 35 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं इसमें कुल 35 पंक्तियां हैं। इसमें कितनी पंक्तियां हैं आपसे पूछा जाए, कुल 35 पंक्तियां हैं, जिनमें 14 से लेकर 24 पंक्ति तक, 14 से लेकर 24 तक समुद्रगुप्त की विजय दी गई है। ठीक है, 14 से लेकर 24 तक समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की जो विजय है उनके बारे में बताया गया है। कुल कितनी पंक्ति हैं, 35 पंक्तियां, जिनमें से 14 से 24 पंक्तियों में कुल कितनी समुद्रगुप्त की विजय की है। इससे पहले मैंने आपको बताया ना जूनागढ़ अभिलेख, उसमें कुल 22 पंक्तियां हैं।
ठीक है, उसमें 22 पंक्तियां हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 35 पंक्तियां, जिनमें 14 से पंक्ति संख्या 14 से लेकर 24 तक समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसमें जो है किया गया है, जो किसने किया है, हरिसेन ने किया है, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, संस्कृत भाषा में है, लिपि वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद और क्या विशेषता है इसकी, इस पर्यायपरस्ती में कुल 3 वंशों के राजाओं का उल्लेख है। कितने वंशों के राजाओं का उल्लेख, 3 वंशों के राजाओं का उल्लेख है, 3 वंशों के राजाओं का उल्लेख है। 3 वंश कौन कौन से हैं, तो भाई अभी आपने 2 वंश तो देख लिए हैं। सबसे पहले किसने अंकित कराया था कौशाम्बी अभिलेख, अशोक ने अंकित कराया था। ठीक है, अशोक के बाद दूसरा कौन आ गया, समुद्रगुप्त का उल्लेख आ गया इसमें। ठीक है, इसका उल्लेख आ गया समुद्रगुप्त का। अब समुद्रगुप्त के बाद एक तीसरा और आता है जिसका नाम था, इसमें तीसरा उल्लेख किया आया कि सलीम ने, सलीम जिसका अर्थ जहांगीर से है, इसमें यह भी कहा गया है कि सलीम ने यानी कि जहांगीर ने अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन में इस कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी से उठाकर प्रयाग में स्थापित कर दिया। कहाँ पे स्थापित कर दिया, प्रयाग में। प्रयाग जिसे वर्तमान में आप इलाहाबाद कहते हैं, प्रयाग में अकबर के शासन काल में सलीम ने, जहांगीर ने इस कौशाम्बी अभिलेख को स्थापित कर दिया। तभी से इसे प्रयाग परस्ती के नाम से जाना जाता है। परस्ती तो मैंने अभी बताया, क्योंकि समुद्रगुप्त की इसमें विजय शामिल होगी इसलिए इसे परस्ती कहने लगे। तो और ये सलीम जो कि जहांगीर के बचपन का नाम था, जहांगीर ने अपने पिता अकबर के शासन काल में इस कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी से उठाकर और कहाँ ले गया, वो उसे इलाहाबाद में ले गया, प्रयाग में, वहां इसे स्थापित कर दिया। वर्तमान में इलाहाबाद के किले में स्थित है। तो पूछा है कितने राजवंशों का उल्लेख है, इसमें कुल 3 राजवंशों का उल्लेख है। एक तो मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का, और एक मुगल वंश का है। ठीक है, ये आपका हो गया पर्यायपरस्ती। पर्यायपरस्ती के बाद अब आता है भीतरी स्तंभ लेख। आगे वाला अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ, जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख। सबसे पहली बात, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिला है, ये मिला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के एक गांव में मिला है। ये सैदपुर तहसील के एक गांव में ये मिला है भीतरी स्तंभ लेख जो है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सैदपुर, गाजीपुर जिले के सैदपुर एक तहसील है, उत्तर प्रदेश है हमारा, इसमें गाजीपुर जिला है, सभी को पता है। ठीक है, ये इसमें एक सैदपुर नाम की तहसील है, उसमें एक गांव है जहाँ पे हमें भीतरी स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, किससे संबंधित है, गुप्त वंश के शासक, किससे संबंधित है, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त से, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त से ये संबंधित है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी आप केवल 2 विशेषता याद रखनी है। इससे पता चलता है कि गुप्त वंश के सभी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किससे पता चला है, तो ये हमें भीतरी स्तंभ लेख से पता चला है कि गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दूसरी बात, हुणों के आक्रमण के बारे में जो स्पष्ट जानकारी मिलती है, हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासन काल में, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, वो भी हमें इसी से मिलता है। आपको मैंने बताया पीछे जूनागढ़ अभिलेख में, लेकिन उससे जानकारी जरूर मिलती है, ऑप्शन में आपका आ रहा है तो आप इसी को बताएंगे, भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है हमें हुणों के आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलती है। तो किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। कहाँ पाया गया, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पाया गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, और हुणों के आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से ही हमें पता चलता है।
जितने भी गुप्त वंश के शासकों के अभिलेख हैं मैंने बताया है वो किस भाषा में है। भाषा पूछी जाए तो इसकी संस्कृति है, मतलब संस्कृत है, और लिपि पूछी जाए तो लिपि इसकी कैसी है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। ठीक है, लिपि हो जाएगी इसकी ब्राह्मी। ओके, ये हो गया आपका भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, अब आते हैं आगे वाले भीतरी स्तंभ लेख के बाद आपका आता है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख सबसे पहली बात, मंदसौर अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? एमपी से। मध्य प्रदेश से हमें क्या हुआ है? मंदसौर अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से हमें ये पाया है, मध्य प्रदेश से हमें ये प्राप्त हुआ है। जो मंदसौर अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंदसौर अभिलेख में मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। यह गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के समय का है। यह गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के गुप्त वंश के शासक हैं जिनका नाम है कुमार गुप्त। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के समय का है ये वाला अभिलेख जो है। ठीक है, कुमार गुप्त के समय का है। जो मंदसौर अभिलेख है किसका है? कुमार गुप्त के समय का है। ये मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी यदि आपसे भाषा पूछी जाए तो भाषा तो गुप्त वंश की बात है, सभी पता है। भाषा कौन सी होगी? गुप्त वंश की बात जहाँ भी है तो भाषा कौन सी होगी? संस्कृत है। लिपि कौन सी होगी? लिपि की बात करने लगे तो इसकी लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी इसकी ब्राह्मी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? चलो इसके वो लिख दे, निर्माता कौन थे जिसने अंकित कराया था? वत्स्य भट्ट। इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता थे वत्स्य भट्ट। वत्स्य भट्ट इसके निर्माता थे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कुमार गुप्त के समय गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का पतन के बारे में चलता है। यानी कि गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था के पतन की जानकारी मिलती है इससे। गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था के पतन के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था का पतन कैसे हुआ था। ठीक है, अब इससे हमें कैसे पता चलता है कि गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था का पतन ऐसे हुआ था? तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है। एक इसमें शब्द आया है जिसका नाम है तंतुवाद श्रेणी। इसमें एक शब्द आया है तंतुवाद श्रेणी नाम का एक शब्द आया है। और श्रेणी का अर्थ मैंने बताया, व्यापारियों का समूह होता है। पीछे वाली वीडियो में बताया है तंतुवाद श्रेणी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पहले भी पीछे वाली वीडियो देखें, क्योंकि इतिहास जो है उलझा हुआ सब्जेक्ट है। तंतुवाद श्रेणी का एक शब्द प्रयोग हुआ है। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है रेशम बुनकर व्यापारियों का समूह। जो रेशम कपड़ा होता है, रेशम बुनकर व्यापारियों का समूह, बुनकर व्यापारियों का समूह, या फिर आप लिख सकते हैं रेशम बुनकर व्यापारियों का समूह लिख सकते हैं, या फिर धागा व्यापारियों का समूह। ठीक है, धागे के जो व्यापारी थे उनके समूह को हम कह सकते हैं। उनके लिए प्रयोग हुआ है तंतुवाद श्रेणी। तंतुवाद श्रेणी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस अभिलेख में जो रेशम बुनकर व्यापारी थे उस समय उनके लिए प्रयोग हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो तंतुवाद श्रेणी थी कुमार गुप्त के समय में, या कुमार गुप्त के समय गुप्त तक आते आते जो तंतुवाद श्रेणी थी वह मंदसौर से, जो कि मंदसौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जो कि मंदसौर से एक नए लाट प्रदेश की ओर चले जाते हैं। यानी कि यह जो श्रेणी थी कुमार गुप्त के समय, यह श्रेणी मंदसौर को छोड़कर लाट प्रदेश की ओर चली जाती है। एक जगह का नाम था लाट प्रदेश, उस समय उस मंदसौर को छोड़ गई और ये कहाँ चली गई? लाट प्रदेश को चली गई। जिससे इतिहासकारों का मानना है कि इस श्रेणी ने, इन व्यापारियों ने मंदसौर को क्यों छोड़ा था? क्योंकि जब तक कुमार गुप्त के समय तक आते आते जो गुप्तकालीन नगर थे उनका पतन हो गया था। गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई थी, जिसके कारण जब अर्थव्यवस्था नहीं रहेंगे तो व्यापारी कहाँ रहेंगे? व्यापारी कहाँ रहेंगे? जहाँ व्यापार रहेगा। लेकिन क्या हुआ? नगरों का पतन हो गया। जब नगरों का पतन हो जाएगा तो फिर व्यापार कैसे होगा?
तो नगरों का पतन लगभग माना जाता है कुमारगुप्त के समय। इसी अभिलेख से पता चलता है, क्योंकि जो तंतुवाद श्रेणी है, जो रेशम बुनकर व्यापारी थे, वो मंदसौर को छोड़कर लाट प्रदेश में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इनको वहां पर मुनाफा नहीं हुआ। ठीक है, इनको वहां पर मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए लाट प्रदेश में छोड़कर चले गए, क्योंकि नगरों का वहां पर पतन हो गया। तो ऐसा माना जाता है कुमारगुप्त के समय गुप्त वंश की जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग लड़खड़ा गई थी। ठीक है, इस अभिलेख से हमें जानकारी ये मिलती है मंदसौर अभिलेख से। बहुत सारे अभिलेख हैं, इन अभिलेख कैसे हम जान सकते हैं? इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल रही है ना, मिल रही है सब के बारे में, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो इतिहास के स्रोत में जो जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एरन अभिलेख पे। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख एरन अभिलेख का काल कितना माना जाता है? 510 ईस्वी का माना जाता है ये अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख कब का माना जाता है? 510 ईस्वी का ये अभिलेख माना जाता है। यह अभिलेख किससे संबंधित है? परवर्ती गुप्त काल कहेंगे आप इसको, जब गुप्त काल पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे परवर्ती गुप्त काल क्या है। परवर्ती गुप्त काल का माना जाता है ये अभिलेख। ठीक है, परवर्ती गुप्त काल का यह अभिलेख परवर्ती गुप्त काल का माना जाता है। इस अभिलेख में पहली बार, ठीक है, इस अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। पूछा जाए किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख प्रथम बार कह सकते हैं हम इसको, सती प्रथा का उल्लेख प्रथम बार या पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। सती प्रथा का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में पहली बार। गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है तो वही लिपि वही होगी और भाषा वही होगी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी गुप्त काल से संबंधित अभिलेख है उसकी लिपि और भाषा ऐसी थी। ठीक है, तो सती प्रथा का इसमें अभिलेख मिलता है, वो प्रथम बार उल्लेख मिलता है। इसमें एक कहानी दी गई है जिसमें कहा गया है कि सेनापति गोपीराज, एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपीराज। गोपीराज युद्ध में जाते हैं, युद्ध में जाने पर वो युद्ध में मारे जाते हैं, जिसके बाद गोपीराज की जो पत्नी थी वो सती हो जाती है। ऐसी इसमें एक कहानी लिखी हुई है एरन अभिलेख में कि ये सेनापति गोपीराज थे, वो युद्ध में गए, युद्ध में वो मारे गए, जिसके बाद उनकी पत्नी जो है सती हो गई। तो सती प्रथा का हमें यहाँ पर परंपरा जो है शुरू होती जो है मानी जाती है कि गुप्त काल में सती प्रथा की जो परंपरा है वो देखी गई है। ठीक है, तो पहली बार किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? सती प्रथा का उल्लेख किया गया है एरन अभिलेख में। चलो, एरन के बाद आते हैं हम ऐहोल अभिलेख पे। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख में क्या है? सबसे पहली बात, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ठीक है, यह कर्नाटक राज्य है वर्तमान में। कर्नाटक राज्य में ऐहोल नामक स्थान है, वहां से यह जो है मिला है। ऐहोल नामक स्थान से मिला है। किससे संबंधित है? कर्नाटक में बादमी वंश, जिसे उस समय बात भी कहते थे, वर्तमान में बादमी कहते हैं। बादमी एक जगह का नाम है। बादमी के चालुक्य वंश, बादमी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। पुलकेशन सेकंड, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। बादमी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय का यह अभिलेख है। इसके रचनाकार कौन से हैं? इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता जो है कौन है? इसके निर्माता आप लिखोगे, इसके जो निर्माता है वो है रवि कीर्ति। कौन है इसके निर्माता? इसके निर्माता है रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के दरबार में रहते थे, या इसके दरबारी कवि हम कह सकते हैं। रवि कीर्ति ने इसकी जो है रचना की है। तो जो रवि कीर्ति थे ना, ये मंदिर की दीवार पे अंकित है, ये जो ऐहोल अभिलेख है। जो रवि कीर्ति थे, रवि कीर्ति ने ऐहोल में, रवि कीर्ति ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था ऐहोल में, जिसका नाम था मेघुता का मंदिर। मेघुता का एक मंदिर बनवाया था,
मतलब मंदिर का नाम था ये मेघोता का मंदिर। तो इस मंदिर की पश्चिमी दीवार पर, इस मंदिर की जो पश्चिमी दीवार थी, मैंने आपको बताया ना दीवारों पर भी अभिलेख मिले हैं, तो इस मंदिर की जो पश्चिमी दीवार थी, उस पश्चिमी दीवार पर ही इस लेख को रवि कीर्ति ने अंकित करा था। ठीक है, तो रवि कीर्ति ने एक मंदिर बनवाया ऐहोल में, कर्नाटक में, जिसका नाम था मेघोता का मंदिर। इस मंदिर की पश्चिमी दीवार पर रवि कीर्ति ने ये ऐहोल नाम का अभिलेख अंकित कराया था, जो किससे संबंधित है, वाल्मीकि के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें क्या क्या बात की चर्चा की गई है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच, वर्धन वंश के शासक जानते हैं हर्षवर्धन, हर्ष और पुलकेशिन के बीच, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था, हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, उस युद्ध का इसमें उल्लेख किया गया है। तो हमें इस युद्ध के बारे में कहाँ से पता चला, ऐहोल अभिलेख से पता चला। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर, उसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन को इसमें क्या कहा गया है, हर्षवर्धन को इसमें कहा गया है उत्तरानाथ पथ। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को उत्तरानाथ पथ कहा गया है, उत्तरानाथ पथ का अर्थ होता है उत्तरी भाग का प्रमुख, उत्तरानाथ पथ का अर्थ होता है उत्तरी भाग का प्रमुख। ठीक है, हर्ष को तो ये कहा गया है। जो आप पढ़ोगे आगे पाल वंश पढ़ोगे, पाल वंश के एक राजा थे शक्तिशाली, जिनका नाम था धर्मपाल। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल थे, इनको कहा गया है उत्तरानाथ स्वामी, उत्तरानाथ स्वामी इनको इसमें कहा गया है। इसका अर्थ है उत्तरी भाग का स्वामी। तो धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल को ऐहोल अभिलेख में उत्तरानाथ स्वामी कहा गया है। हर्ष को उत्तरानाथ पथ कहा गया है। उत्तरानाथ पथ का अर्थ होता है उत्तरी भाग का प्रमुख, और उत्तरानाथ स्वामी का अर्थ हो गया उत्तरी भाग का स्वामी। ठीक है, तो धर्मपाल के बारे में ये नाम, हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध की इसमें जो है चर्चा की गई है ऐहोल अभिलेख में। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख में और सब बहुत सारी बातें हैं। ऐहोल अभिलेख में हर्ष की हस्त सेना का उल्लेख है, हस्त सेना, हर्ष की हस्त सेना का उल्लेख किसमें है, हस्त सेना यानी कि हाथियों की सेना किसकी थी, हर्ष की थी। क्योंकि जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था ना, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था वो दलदली क्षेत्र था, तो इसमें जो हाथियों की सेना थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पुलकेशिन द्वितीय की सेना का सामना किया, परंतु दुर्भाग्य से हर्ष इसमें जो है हार गया था। ठीक है, हर्ष को पराजित कर दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्ष की जो हस्त सेना थी, हाथियों की जो सेना थी, उसके बारे में भी इसमें जो है उल्लेख किया गया। हाथियों की जो वीरता उन्होंने हाथियों ने दिखाई थी उसका इसमें वर्णन है इस अभिलेख में। ठीक है, हस्त सेना का उल्लेख है। इसके अलावा इसमें जो शक संवत है, आपने पढ़ा ना, शक संवत कब चलता है, शक संवत कब शुरू हुआ था, शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत का प्लस 2 संवत है, शक संवत और कली संवत। आज पहली बार सुन रहे होगे इसका नाम, कली संवत। शक संवत और कली संवत का इसमें एक साथ उल्लेख किया गया है। कली संवत पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है। पूरी दुनिया का सबसे पुराना संवत कौन सा है, कली संवत है। कली संवत कब शुरू हुआ था, 3102 ईसा पूर्व इसका जो काल है वो माना जाता है 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो शक संवत और कली संवत दोनों का एक साथ पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में आया है, ऐहोल अभिलेख में आया है। तो ऐहोल अभिलेख में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ऐहोल अभिलेख में क्या क्या हुआ है। इसके अलावा ऐहोल अभिलेख में जो महाभारत कथा है, महाभारत कथा का भी इसमें पहली बार उल्लेख है। महाभारत कथा का भी इसमें क्या है, पहली बार उसमें उल्लेख किया गया है महाभारत कथा के बारे में। इस अभिलेख में रवि कीर्ति जिसने ये निर्मित किया था, रवि कीर्ति ने इस अभिलेख में स्वयं कहा था, रवि कीर्ति ने इस अभिलेख में ये कहा है कि रवि कीर्ति ने कहा कि मैं महाकवि भास और कालिदास के समकालीन था। ये उन्होंने सिर्फ कल्पना की, वास्तव में ऐसा नहीं माना जाता है कि मैं महाकवि भारवी और कालिदास जो है उनके समकालीन था। भारवी महाकवि थे और कालिदास भी महाकवि थे।
तो भाई ये आपका अहवल अभिलेख हो गया। अहवल अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख। थोड़ा ऊपर लिखे देते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख सबको पता है किसका है हाथी गुम्फा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख को हाथी गुफा परस्ती भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी भाषा लिखे देते हैं हम। इसकी भाषा कैसी थी? ये प्राकृत भाषा में था। लिपि कैसी थी? इसकी लिपि थी ब्राह्मी। मैंने आपको शुरू में बताया है कि अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में। यह अभिलेख किससे संबंधित है? यह अभिलेख किस राजा का है? यह विषय अभिलेख जो है वो कलिंग कहाँ पड़ता था? जहां वर्तमान में आज उड़ीसा पड़ता है। कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। कलिंग के राजा किस वंश के राजा थे? तो कलिंग के राजा का जो वंश था वो कौन सा था? वो चेंदी वंश था। ठीक है, ये चेंदी वंश के राजा थे। जो राजा खारवेल थे वो शक्तिशाली माना जाता है। इन्होंने कलिंग विजय महापद्मनंद ने इनके विरुद्ध की थी। तो राजा खारवेल सबसे शक्तिशाली थे, चेंदी वंश के शासक थे। इनका ये अभिलेख है जिसको कहते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें कौन कौन सी बातों का वर्णन आया है? तो इसमें सबसे पहली बात ये है, इसमें पहली बार इसमें भारत के लिए पहली बार भारत को भारतवर्ष कहा गया है। इसमें पहली बार भारत को भारतवर्ष किस अभिलेख में कहा गया है? तो आप बता दोगे। ये कहा गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो किसका है? राजा खारवेल का है। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति पूजा का प्रमाण पहली बार किस अभिलेख में मिलता है? इसी में मिलता है। मूर्ति पूजा का पहली बार प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, या पहली बार किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो आप कहोगे हाथी गुम्फा अभिलेख में। नहरों के निर्माण का उल्लेख आप कहोगे आपने जूनागढ़ में बताया, मैंने अपने पास से बताया, उस अभिलेख में ऐसा अंकित नहीं था। नहरों के निर्माण का उल्लेख या नहरों के निर्माण का प्रमाण कौन सा अभिलेख देता है? पहली बार। तो पहली बार इस अभिलेख में ये सब बातें जो है कही गई है, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख है। किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल का। इसे परास्ती भी बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ी है ना अभी प्रयाग परास्ती, ऐसे परास्ती से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें राजा खारवेल थे, उनके 13 वर्ष के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। 13 वर्ष की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन है। राजा खारवेल की जो 13 वर्ष की राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो इसमें दी गई हैं। इस वजह से इस अभिलेख को क्या बोला जाता है? इस अभिलेख को परास्ती भी कहते हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा परास्ती भी इसे बोला जाता है। पूछा जाता है किससे है, तो आप बता दोगे ये राजा खारवेल से जुड़ी हुई है। कुछ अन्य छोटे छोटे अभिलेख हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर अभिलेख का ये खत्म हो जाएगा। आपका फिर आगे शुरू होगा नवपाषाण काल, यानी कि पाषाण युग हम आगे शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास का परिचय हमारा समाप्त हो जाएगा, इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं पड़मकल अभिलेख। पड़मकल अभिलेख पड़मकल अभिलेख। ठीक है, सबसे पहले यह अभिलेख किसका है?
एक महिला शासिका है जिसका यह अभिलेख है, जिसका नाम है लोक महादेवी। किसका है यह अभिलेख? महिला का है जिसका नाम है लोक महादेवी। एक महिला का है जिसका नाम है लोक महादेवी। लोक महादेवी का यह अभिलेख है। लोक महादेवी कौन थी? तो लोक महादेवी बादमी, जिसको बादमी कहते थे उस समय, वर्तमान में बादमी के चालुक्य वंश, बादमी के चालुक्य वंश के राजा, जिनका नाम था विक्रमादित्य प्रथम। वापी के चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य प्रथम की ये पत्नी थी। कौन? लोक महादेवी। लोक महादेवी इनकी पत्नी थी विक्रमादित्य प्रथम की, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। लोक महादेवी इनकी पत्नी थी। इनका ये अभिलेख है। इस अभिलेख में ये कहा गया है कि जो लोक महादेवी थी, लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? लोक महादेवी ने। इस बात की इसमें जो है अभिलेख में कहा गया है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किसने बनवाया था? लोक महादेवी ने बनवाया था, ऐसा इस अभिलेख में कहा गया है। ठीक है। इस अभिलेख में ये भी कहा गया है कि जो राजा विक्रमादित्य थे, इन विक्रमादित्य ने तीन बार पल्लवों को पराजित करा था। 3 बार पल्लवों को, पल्लव वंश था एक, पल्लव वंश की राजधानी थी काची। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? काची। सब पढ़ोगे आप इनको, प्राचीन भारत के चैप्टर है सब। काची, पल्लव वंश की राजधानी थी काची। पल्लव वंश के शासकों को विक्रमादित्य, जो कि चालुक्य वंश का शासक था, इसने 3 बार पराजित करा था। काची इनकी राजधानी थी, यानी कि 3 बार इन्हें राजधानी में हराने के कारण इन्होंने काचीपुड़ी की उपाधि धारण करी थी। काचीपुड़ी किसने? विक्रमादित्य ने। ठीक है, विक्रमादित्य ने काचीपुड़ी ने, काचीकुड़, विक्रमादित्य ने काचीकुड़ की उपाधि धारण करी थी। क्यों काचीकुड़ की उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य ने? क्योंकि पल्लवों को 3 बार हराया था इन्होंने, और पल्लवों की राजधानी काची थी, इसीलिए उन्होंने काचीकुड़ की उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य ने। ये सब बातें इस अभिलेख में कही गई हैं। ठीक है, ये अभिलेख इतना ही है। इसमें लोक महादेवी का है, जिन्होंने बताया कि लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम की पत्नी थी। विक्रमादित्य प्रथम ने 3 बार पल्लवों को पराजित करा था। हर हा अभिलेख, लास्ट अभिलेख है। हर हा अभिलेख, हर हा अभिलेख, हर हा अभिलेख। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिला है? हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से हमें उत्तर प्रदेश के से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके लेखक जो है रवि शास्त्री हैं। लेखक भी लिख देंगे, यानी कि निर्माता कौन है इसके निर्माता कौन है? रवि शास्त्री इसके निर्माता हैं। वाराणसी जिले से हमें प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के से। और इसमें मोखरी वंश जो आपको पढ़ते हो ना, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन, उनकी बहन जो है मोखरी वंश के शासक को विवाहित थी, जिसका नाम था गृहवर्मन। तो मोखरी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था ईसावर्मन। इसमें ईसावर्मन, जो कि मोखरी वंश का शासक था, मोखरी वंश के शासक ईसावर्मन का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। इसको A.N. जोशी ने खोजा था। किसने खोजा था? A.N. जोशी ने इसे खोजा था। इसमें मोखरी वंश के राजा ईसावर्मन का उल्लेख किया गया है। रवि शास्त्री इसके लेखक हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हमें प्राप्त हुआ है। तो भाई ये तो थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, ठीक है, जिनमें हमें चर्चा करनी है। अब कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो केवल ये पूछे जाते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है,
कहाँ से वो मिला है या कहाँ से नहीं मिला, तो ये पूछ लेता है कि वह अभिलेख किस शासक से जुड़ा हुआ है। तो ये जो विजयगढ़ अभिलेख है किसका है, ये है योधीय शासक का। विजयगढ़ अभिलेख किसका है, योधीय शासक का है जो विजयगढ़ अभिलेख है। ठीक है, ग्वालियर बस्ती होगी। और इसके बाद है मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख किसका है, हर्षवर्धन का है। मधुबन एवं बांसखेड़ा, मधुबन एवं बांसखेड़ा ये किसका है, ये हर्षवर्धन का है। ये हर्षवर्धन का अभिलेख है। मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख किसका है, हर्षवर्धन का अभिलेख है। अमोघ इसके बाद है कमोली अभिलेख, कमोली, कमोली अभिलेख किसका है, कमोली अभिलेख किसका है, गहड़वाल वंश का है। ये गहड़वाल वंश से जुड़ा हुआ है। जो कमोली अभिलेख किसका है, गहड़वाल वंश का है। खालिमपुर एवं नालंदा, खालिमपुर एवं नालंदा ये पाल वंश के शासक धर्मपाल का है। तो और भी है भाई, ऐसे इतना ही सीमित है। ठीक है, तो ये प्रमुख अभिलेख जो भी मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही जरूरी हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके बाद आगे हम नवपाषाण युग पढ़ेंगे, यानी कि पाषाण युग पढ़ेंगे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो बने रहिए।